नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कई चीज़ें हुई हैं। एक, ऐसा लगता है कि राजनीति तात्कालिक रूप से थोड़ा ठहर गई है। अलग अलग वर्गों, खासतौर से 3 वर्गों को चिन्हित किया है मैंने। 3 वर्गों में प्रतिक्रिया अलग अलग है और वो प्रतिक्रिया ऐसी है जिसकी इससे पहले, मतलब उनके इस्तीफे से पहले, कि अगर उनका इस्तीफा होगा तो इसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। दूसरी बात, किसी भी उपराष्ट्रपति के या किसी संवैधानिक पद से इस्तीफा देने वाले के बारे में ऐसी कल्पना आपने नहीं की होगी। तो प्रतिक्रियाएं बताऊं 3 वर्गों में। उससे पहले जगदीप धनखड़ ने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए जो इससे पहले कोई उपराष्ट्रपति नहीं बना पाया। पहला, वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया, नोटिस दिया। आज तक किसी उपसभापति के पास, और याद रखिए मेरी नज़र में जितना मैंने देखा और पढ़ा है, उसमें अगर राज्यसभा का कोई उपसभापति सबसे ज़्यादा बायस्ड, सबसे ज़्यादा कुटिलता भरा रहा हो, उसका नाम है हामिद अंसारी। इसके बावजूद भाजपा की सरकार ने उनको बर्दाश्त किया और वो ऐसा व्यक्ति था जो सदन में जो था, जिसका व्यवहार वो तो था ही, उसने हर संभव कोशिश की कि सरकार के हर प्रस्ताव को रोके। जितने भी विधेयक आए उन पर बहस न होने पाए, पास न होने पाए, उनमें अड़ंगा लगाने की हर तरह की कोशिश की। हर बार ये कहकर चर्चा नहीं होने दी कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कैसे चलेगा, तो कहा जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूँगा। साफ साफ मना कर दिया। इस व्यक्ति के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और आईबी के एक पूर्व जो है अधिकारी, एक पूर्व प्रमुख ने लिखा भी है। ये जब ईरान में भारत का राजदूत था तो इसने रॉ के जितने एजेंट्स हैं उनका नाम बता दिया था, वो सब मारे गए। ये है उसका ट्रैक रिकॉर्ड। और ये भारत विरोधी तत्वों के संपर्क में हमेशा रहा, उनके साथ उनका समर्थन हमेशा करता रहा। और पद छोड़ने के बाद 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद इसने जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त किया। और कब तक किया? 2017 तक, यानी 3 साल बर्दाश्त किया। लेकिन उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए। दूसरा जो उन्होंने कमाल किया, जगदीप धनखड़ ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, पहले उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने अपने ही दल, जिस दल ने उनको बनाया था, उसकी सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। वो पहले उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने अपने दल के, मतलब जिसने उनको बनाया था, हालांकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो व्यक्ति किसी दल का नहीं होता ऐसा माना जाता है, लेकिन ये केवल माना जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो ये उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है कि दोनों पक्षों के प्रति समानता का व्यवहार करेगा। लेकिन ये कोई उम्मीद नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता कि सत्तारूढ़ दल के ही खिलाफ उपराष्ट्रपति जो है वो षड्यंत्र करने लगे। तो जगदीप धनखड़ दरअसल षड्यंत्र कर रहे थे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, और वो कहाँ तक जाते इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे एक छोटी सी खबर कि आपको मालूम होगा कि इस्तीफा देने से एक दिन पहले वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मिले थे। अब सामान्य तौर पर माना जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कोई मिलने जा रहा है तो उसने समय मांगा होगा, उन्होंने समय दे दिया तो इसलिए मिलने गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनसे समय नहीं मांगा था, इन्होंने उनको फ़ोन करके बुलवाया। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के सदस्य नहीं है, वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं है, वो यहाँ तक कि किसी विधानसभा के सदस्य नहीं है, और अब तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं है। तो और भाजपा और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बीच में क्या संबंध है, ये ऐसा तो है नहीं कि जगदीप धनखड़ को पता नहीं था। इसके बावजूद क्यों मिले, क्यों बुलाया था, क्या करना चाहते थे। तो इस तरह के तमाम ऐसे ऐसे जो है दृष्टांत हैं
और जो बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, उससे मैं सिर्फ एक बात के जरिए इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं भी नहीं जा सकती। हो सकता है आगे चलकर ये बातें धीरे धीरे सामने आए कि किसी भूखे व्यक्ति के सामने अगर आप 56 भोग की थाली रख दीजिए तो जिस तरह से वो उस भोजन पर टूटेगा, उससे बुरी हालत थी जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति बनने के बाद। मुझे तो सुनकर जितनी बातें अभी सुनी हैं, जाहिर है कि वो पूरी बातें नहीं होंगी, उसके बाद मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बर्दाश्त कैसे किया 3 साल तक। वो जो कर रहे थे, हर कदम पर सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। वो जो कर रहे थे, अगर वो बातें बाहर आई होती तो उनकी छवि तो छोड़िए, सरकार की छवि पर भी बहुत बड़ा बट्टा लगता। लेकिन इसके बावजूद उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। वो असल में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या हो गई है। वो जाट वोटों की मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं, उसके कारण धोखा खाते रहे। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं है, उसका कारण अलग है। लेकिन किसी जाट को पद दे देने से जाट समाज भाजपा के साथ आ जाएगा, इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती। तो गलतफहमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने जाट लैंड मान लिया। इसके बारे में एक अलग वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ये जो मिथक बना हुआ है कितना गलत है, तथ्यों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। देखिए, जो जाट समाज है उसके सर्वमान्य नेता सर छोटू राम के बाद अगर कोई हुआ तो चौधरी चरण सिंह, जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट हो, हरियाणा का जाट हो, राजस्थान का जाट हो, सब उनको अपना नेता मानते थे। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा जाट नेता नहीं हुआ जिसको पूरा जाट समाज अपना नेता मानता हो। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद सर पटक लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट उनको अपना नेता मान ले, नहीं माना। पूरी ताकत लगा दी, अपनी सत्ता की ताकत लगा दी, राजनीति की ताकत लगा दी, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से हरियाणा के जाट भी उनको अपना नेता मान ले, नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है, इस पृष्ठभूमि के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किए। पहले हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह का फिर भी अपने इलाके में जनाधार था, लेकिन उनको क्या किया, उनको राज्यसभा दिया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके बेटे को लोकसभा टिकट दिया। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह रुके नहीं भाजपा में। सत्यपाल मलिक को सड़क से उठाकर राजभवन में बिठा दिया, और आज सत्यपाल मलिक से बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का कोई है नहीं, और प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से उससे बड़ा दुश्मन शायद आपको खोजने को मिले। यही हाल जगदीप धनखड़ का था। जगदीप धनखड़ को अगर राज्यपाल न बनाया होता भाजपा ने, तो शायद साल 2 साल में उनका नाम भी जानने वाला, याद रखने वाला कोई नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो गई कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना देंगे तो जाट समाज टूटकर भाजपा के साथ आ जाएगा। 2024 के चुनाव में ये साबित हो गया, लोकसभा चुनाव में, कि जगदीप धनखड़ के नाम पर एक जाट वोट नहीं मिलने वाला, बीजेपी को न मिला। दरअसल धनखड़ की समस्या ज़्यादा वहीं से बढ़ी जब उन्होंने देखा कि उनके जाट समाज में जो आधार का जो दावा करते हैं उसकी पोल खुल चुकी है, तो उनके पास कोई राजनीतिक पूंजी बची ही नहीं थी, और उसके अलावा कोई पूंजी उनके पास है नहीं। तो पूरी तरह से उनको पता था कि वो भाजपा आला कमान की कृपा पर निर्भर है। तो उनको लगा कि अब इस भाजपा आला कमान को ही चुनौती दी जाए। तो 3 वर्गों की मैंने बात की थी शुरू में, पहले उनकी बात कर लें। एक वर्ग है जो राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और उसी में शामिल हैं राज्यसभा टीवी जो है, हालांकि अब संसद टीवी हो गया है, लेकिन दोनों अलग अलग फिर भी है, लोकसभा और राज्यसभा का स्टाफ अलग अलग है। वो राज्यसभा टीवी के जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई,
उनको लगा कि उनकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई है, बल्कि कहें बिना मांगी मुराद पूरी हो गई। जो हालत उनकी बना दी थी जगदीप धनखड़ ने, सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, सब छुटकारा चाहते थे। उनके इस्तीफे से इससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हुई होगी। दूसरा उसका वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं, उनको ये लगा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया। ये मुसीबत क्या स्वरूप धारण करने वाली थी भविष्य में, अगर कुछ घंटे की भी देर हो जाती। जिस तरह से उनको मजबूर किया गया, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया, और उनके पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको साफ साफ बता दिया गया था कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो महाभियोग प्रस्ताव आएगा। उसके अलावा उनकी जो कारगुजारियाँ हैं, उनको पता था कि सरकार को भी पता है, तो और क्या क्या निकलता वो अलग बात होती। लेकिन उनको मालूम था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तब भी उपराष्ट्रपति नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तीसरा वर्ग विपक्ष का है, और विपक्ष में भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि कहावत तो यह है कि एक कदम आगे दो कदम पीछे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भी कदम आगे चलने की से पहले 3 कदम पीछे चलती है। यही कांग्रेस पार्टी है जो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई इनके खिलाफ, धनखड़ के खिलाफ, और कहा कि ये भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने हाउस में कहा कि आप सरकार की योजनाओं का बाहर सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रचार करते हैं, आप सरकार के पक्षकार की तरह बोलते। क्या क्या नहीं कहा गया उनके खिलाफ। महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया। वो कांग्रेस पार्टी जो हर दिन सेशन के समय और सेशन के बाद भी इनकी आलोचना करती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा दुखी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पार्टी के नेता जो है दीवानों की तरह घूम रहे हैं। कह रहे भाई उपराष्ट्रपति को फेयरवेल क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनका विदाई समारोह होना चाहिए। जगदीप धनखड़ सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको उपराष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से सदन चलाया, उससे सबसे ज़्यादा नाराज़गी कांग्रेस और उसके साथी दलों को। भाजपा का कोई नेता नहीं कह रहा कि जगदीप धनखड़ का विदाई समारोह होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बहुत चिंता है। अब आप बताइए, कांग्रेस का स्टैंड आप समझ सकते हैं, वो जगदीप धनखड़ के साथ है या उनके खिलाफ है। कब खिलाफ है कब साथ है ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक धारणा लंबे समय से बनी हुई थी, जब से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, कि क्षेत्रीय पार्टियां केवल अपने क्षेत्र के बारे में सीमित दायरे में सोचती हैं, वो राष्ट्रीय संदर्भ में बातों को समझने जानने को तैयार नहीं होती। लेकिन जगदीप धनखड़ के प्रकरण ने ये बताया कि ये क्षेत्रीय दल एक राष्ट्रीय दल से ज़्यादा राष्ट्र के बारे में या राष्ट्रीय संदर्भ में सोचने के लिए तैयार है। मैंने आपको कांग्रेस का रवैया बताया, जो भाजपा के बाद एकमात्र राष्ट्रीय दल है वास्तविक मायने में। फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग में जो तकनीकी रूप से राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त किए हुए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन क्षेत्रीय दलों को देखिए, खास तौर से टीएमसी और डीएमके, इन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कायदे से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि दाल में कुछ काला है, बताइए असलियत क्या है, ये भी पूछ सकते थे। बीजेपी को अगर एम्बेरेस करना हो तो उसके लिए कोई विपक्ष की कोई पार्टी कोई मौका क्यों छोड़ेगी, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ उसे मिल रहा हो तो। लेकिन इन दोनों दलों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ये दोनों दल हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल दिया जाए इसकी भी मांग नहीं की है। तो इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति एक अजीब से ठहराव के दौर से गुजर रही है। कौन किसके विरोध में है, कौन किसके साथ में है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 25 में वैसे बिहार में भी हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए
केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने धनखड़ के इस्तीफे के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना तो छोड़िए, अभी तक उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। तो कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए और क्षेत्रीय दलों की, दो की खासतौर से मैंने बात की, उनकी स्थिति देखिए, उनकी सोच देखिए। उनको लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जो जगदीप धनखड़ और भाजपा के बीच का है, इसका देश की रोज़मर्रा की जो राजनीति है उससे कोई संबंध नहीं है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति के, खास तौर से सत्ता राजनीति के अंतःपुर के कई गहरे रहस्य खुल रहे हैं धीरे धीरे, और उससे आपको पता चलेगा कि जो भी शीर्ष पर होता है, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या क्या नज़रअंदाज करना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पर एक किताब लिखी है श्री राम बहादुर राय ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस समय इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में चंद्रशेखर जी ने कहा कि जो लोग जेपी आंदोलन में शामिल थे वो सब जेपी को भूल गए। उन्होंने कहा सब जो है विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर से कहकर मैंने 42 या 48 लोगों को मैंने टिकट दिलवाया, लेकिन बात ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो एमएलए एमपी बनते ही मंत्री बनना चाहता है। ये शुरुआत उस समय हो चुकी थी, बल्कि उससे पहले से थी। विपक्ष में ये बीमारी कम थी, मतलब विपक्ष से मेरा मतलब उस समय सारे गैर कांग्रेसी दल विपक्ष में ही गिने जाते थे। विपक्ष में जो है ये बीमारी कम थी। 1977 के बाद से ये बीमारी आई। आज जो सत्ता में आते हैं उनमें से ज़्यादातर, और किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, उनको लगता है कि ये आखिरी मौका है। उनको सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है। जैसे अंधा रेवड़ी बांटता है उस तरह से अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे, बार बार अब जो है अपने को ही देता है। वही स्थिति हो रही है आज के राजनेताओं की। और उन राजनेताओं को अगर किसी पायदान पर खड़ा करना हो तो जगदीप धनखड़ बहुत ऊंची पायदान पर खड़े होंगे। और उनका मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो संवैधानिक पद पर थे। तो इंतज़ार कीजिए, अभी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। ये किस्सा बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो अभी पक रहा है, और इसके पकने में बड़ा लंबा समय लगने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।